हेलो दोस्तों, आज से हम कक्षा 10 के गणित को स्टार्ट कर रहे हैं और कक्षा 10 के गणित के पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो आज हम लोग पूरा का पूरा संख्या के बारे में समझने वाले हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है ना। कौन से संख्या को हम किस नाम से पुकारते हैं, आखिर उसको उसी नाम से क्यों पुकारते हैं, ये सब आज हम लोग देखने वाले। पूरा संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या यानी कि कहा जा सकता है कि जो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं समृद्ध संख्या, ठीक है। अब इस समृद्ध संख्या को दो भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और जो दूसरा भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक ना। अब ये जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है इनके डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होते हैं। देखिए, जो आपके वास्तविक संख्या होते हैं तो वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, तो ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर हमको क्या मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है ना। वास्तविक संख्या तो जिन भी संख्या का आप वर्ग करें अगर उनका अगर वर्ग पॉजिटिव मिल जाएगा तो हम उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। और यही अगर किसी संख्या का आप वर्ग करें और वो आपको नेगेटिव मिल जाए तब इसको हम लोग बोलेंगे काल्पनिक संख्या, ठीक ना। तो ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का डिफिनीशन होता है। चलिए, ये दो बातें तो हो गई। तो अब जरा इस वास्तविक संख्या का हम लोग उदाहरण देखें कि वास्तविक संख्या का उदाहरण क्या होगा। तो इस वास्तविक संख्या के उदाहरण बहुत सारे होंगे जिनका हम लोग वर्ग करें तो जीरो मिल जाएगा, सॉरी पॉजिटिव मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3/5 ले लें, इनका भी वर्ग करेंगे तो प्लस ही मिलेगा। वैसे -3/2 ले लें, 0 ले लें, 0.3 ले लें, ठीक है ना। माइनस का 0.5 ले लें, वैसे हम 4 ले लें, माइनस का 4 ले लें, कड़ी में 2 ले लें, ऐसे करके कड़ी में 3 ले लें, ऐसे करके ले लें। तो ये देखिए सभी के सभी जो दिख रहे हैं आपको, अगर हम इनका वर्ग करें तो हमको पॉजिटिव ही मिलेंगे, इसीलिए इनको हम लोग कौन सी संख्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो काल्पनिक संख्या किसको बोलेंगे, तो जिनका वर्ग करने पे हमको ऋणात्मक मिले, अर्थात हम कह सकते हैं कड़ी में -1, कड़ी में -2, कड़ी में -3, ये सब संख्याएं जितनी भी हैं ये सभी के सभी क्या कहलाएंगी, काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। क्यों, क्योंकि जब आप कड़ी में -1 का वर्ग करेंगे तो हमको मिल जाएगा -1 यानी कि ऋणात्मक मिल जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे काल्पनिक संख्या। देख लेते हैं कि जैसे देखिए कड़ी में -1 है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में -1 गुणे कड़ी में -1। और आप जानते हैं कि जब कड़ी का कड़ी में गुणा होता है तो कड़ी खत्म हो जाता है, तो आपका क्या बन जाएगा, केवल -1। और ये -1 मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। और जब नेगेटिव मिल गया तो ये किसका नेगेटिव मिला, जब कड़ी में -1 का वर्ग किए हैं तब हमको नेगेटिव मिला है, इसीलिए ये जो होगा आपका क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए जो वास्तविक संख्या दिख रहे हैं, इस वास्तविक संख्या में कुछ संख्याएं करड़ी में हैं और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो करड़ी में नहीं हैं। तो इनके इसी बेस पे फिर इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, यानी कि इनको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो वो जो आपको कड़ी में दिख रहे हैं और एक तो वो जो आपको कड़ी में नहीं दिख रहे हैं। तो जो कड़ी में दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, और जो दूसरा है कड़ी में नहीं दिख रहा उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। तो पहला क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन होंगे, जो आपको करड़ी में नहीं दिखेंगे, और अपरिमेय संख्या क्या होंगे, जो आपको करड़ी में दिखेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा, माइनस का 3/2, ऐसे 0.5 हो जाएगा, माइनस का 0.3 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं, ऐसे करके डाट करके। यानी कि इसमें देखिए जो भी संख्याएं लिखी गई हैं वह करड़ी में नहीं है, इसीलिए ये संख्या क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो अपरिमेय संख्या कौन होगी, जो करड़ी में लिखी जाएंगी, जैसे करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 5 हो गया, करड़ी में ऐसे डाट करके, कड़ी में 4 नहीं रहेगा, अभी बता रहे उसका कारण, ठीक है ना। अब ये जो अपरिमेय संख्या होती है, ये अपरिमेय संख्या मतलब जो करड़ी में होते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन इसमें कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो करड़ी में होते हुए भी वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो ऐसी कौन सी संख्या होती हैं, तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या, वो अगर करड़ी में भी है तब भी वह अपरिमेय संख्या नहीं है, तब वो परिमेय संख्या बन जाती है। क्यों, क्योंकि अच्छा एक बात और है, ये जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है ये क्या होती हैं, तो ऐसी संख्या जिनका वर्ग कोई न कोई मिलता है। जैसे हम बोल दें 9, तो 9 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्यों, क्योंकि 9 जो है कि 3 का वर्ग करने पर मिलेगा। वैसे बोले 4 क्या है, 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या। क्यों, क्योंकि 4 2 का वर्ग करने पर मिलता है।
ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या का वर्ग होती हैं, उन्हीं को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्याएं बोलते हैं। वैसे आप ले लीजिए 16, 16 क्या है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या, क्यों, क्योंकि ये 16 4 का वर्ग है। वैसे 25, तो 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों, क्योंकि ये 5 का वर्ग है, ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो किसी संख्या का वर्ग होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं अगर वह करड़ी में आ जाती हैं तो वह आपका परिमेय संख्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या नहीं रहता है। जैसे करड़ी में 1 हो गया, करड़ी में 4 हो गया, है ना, करड़ी में 9 हो गया, करड़ी में 16 हो गया, ये सभी के सभी संख्याएं ये क्या हैं, ये सभी के सभी परिमेय हैं, क्योंकि ये इसका वर्गमूल निकल जाएगा 1, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 4, ऐसे डाट डाट करके। तो देखिए जब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं तो इनका वर्गमूल निकल जाएगा, और जब इनका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये कड़ी से बाहर हो जाएंगी, और जब कड़ी से बाहर हो जाएंगी तो ये तुरंत परिमेय संख्या बन जाएंगी। तो आया बात समझ में। तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं वह करड़ी में होते हुए भी अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं, वो परिमेय संख्या हो जाती हैं। तो ऐसे हम लोग समझ गए ना कि अपरिमेय सभी करड़ी में संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं वही केवल अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और जो पूर्ण वर्ग होती हैं वह आपका अपरिमेय संख्या नहीं होता है, वो परिमेय संख्या बन जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा। अच्छा, ये अपरिमेय संख्या कुछ और भी तरह के दिखते हैं, उनको थोड़ा सा समझ लिया जाए। ये तो रहा करड़ी के बेस पर हम लोगों ने बताया कि कौन अपरिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। एक तो होता है दूसरे तरह से बताने का, मतलब वो आपको डेसिमल में दिखेगा। तो कुछ संख्याएं डेसिमल में होती हैं, वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और कुछ अपरिमेय संख्या होती हैं। तो जरा देखा जाए कि उनमें कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय है। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई संख्या है वो दशमलव के बाद ऐसे डाट डाट करके आता रहे, ठीक है, ऐसे डाट डाट करके, और कुछ संख्याएं ऐसे हों जो दशमलव के बाद कुछ स्थानों तक जाते जाते क्या हों, कट जाएं, जैसे यही वाला ले ली। और कुछ संख्याएं ऐसे हों जो दशमलव के बाद ऐसे इनफाइनाइट तक जाते रहें, लेकिन क्या हो उसमें कुछ रिपीटेशन आ जाए, ठीक है ना। अच्छा, हम यहाँ पे एक बात लिख देते हैं, वो आप कॉपी पे अपने नोट कर लीजिएगा। ये है नॉन NRNT। तो जो संख्याएं NRNT होती हैं उसको हम लोग अपरिमेय बोलते हैं, अपरिमेय। अभी NRNT का मतलब समझा रहे हैं, ठीक है। और जो संख्याएं RT मतलब अभी हम बता रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अब NRNT का मतलब समझा जाए। देखिए N का मतलब होता है नॉन, R का मतलब रिपीटिंग, और N का मतलब फिर नॉन, और फिर T का मतलब टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग का मतलब एक जैसा ना हो, और टर्मिनेटिंग का मतलब दशमलव के कुछ स्थानों तक जाते जाते ये खत्म ना हो, ठीक है ना। तो अगर जो संख्याएं ना ही रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट करे तो उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। और जो संख्याएं या तो रिपीट करने लगे या तो टर्मिनेट हो जाए, वो तुरंत क्या बन जाएगा, आपका परिमेय संख्या। रिपीट का मतलब एक जैसा बार बार संख्याएं आने लगे, टर्मिनेट का मतलब दशमलव के कुछ स्थानों तक जाते जाते वो खत्म हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेट। और रिपीट का मतलब एक ही संख्या बार बार आती रहे, ठीक है ना। तो जो संख्याएं एक ही जैसे ही बार बार आती रहेंगी और भले ही वो अनंत तक लिखी रहेंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और अगर कोई संख्या ऐसी है जो अनंत तक जा रही है लेकिन रिपीट नहीं कर रही, मतलब अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो बात समझ में आ गया ना कि परिमेय कब बोलेंगे और अपरिमेय कब बोलेंगे। तो जब दशमलव के बाद इनफाइनाइट तक संख्याएं जाएं और वो कैसी हो, अलग अलग हों, तब उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय। और जब एक जैसी संख्याएं होंगी वो अनंत तक जाएंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्याएं। और अगर दशमलव के कुछ स्थानों तक जाते जाते आपका कट जाएगा तब हम लोग उसको बोलेंगे परिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि तब तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो जरा देखिए यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिया है। तो ये देखिए दशमलव के बाद ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इनफाइनाइट तक जब ये जा रहा है तो इनमें जो संख्याओं का रिपीटेशन है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए 1 6 3 6 3 6 ये 3 1 2 5 4, इसमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी नहीं मिल रही है। तो जब कोई सिमिलैरिटी नहीं मिल रही है और ये अनंत तक भी लिखी गई हैं, इसीलिए ये कौन सी संख्याएं होंगी, तो ये अपरिमेय संख्याएं होंगी। और ये दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, ये तो दशमलव के 6 ही स्थान तक जाते जाते खत्म हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया, तो इसीलिए ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। और ये तीसरा एग्जाम्पल लीजिए। अब तीसरा एग्जाम्पल जो देखिए तो इसमें क्या है कि ये अनंत तक जो जा रहा है, लेकिन अनंत तक जाते हुए इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। वो क्या दिख रही है, रिपीटेशन दिख रही है। ये 2 6 2 6 2 6, यानी कि 2 6 2 6, ये 2 6 जो है ना, ये रिपीट हो रहा है, हमेशा आ रहा है। ये डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 6 2 6 लिख रहे हैं ये अनंत तक लिखा हुआ जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये अनंत तक लिखे हुए होने के बावजूद भी यह आपका परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि ये रिपीट हो गया। तो देखिए जब भी रिपीट होगा और टर्मिनेट होगा
तो यूँ ही क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। देखिए ये टर्मिनेट हो रहा था इसलिए परिमेय बन गया, ये रिपीट हो रहा है इसलिए ये परिमेय बन गया। ये जो है कि ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है इसलिए ये अपरिमेय बन गया। आया बात समझ में? तो अपरिमेय के लिए क्या होना चाहिए, NRNT, ना ही रिपीट होना चाहिए और ना ही टर्मिनेट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वह अपरिमेय बनेगा। अगर इन दोनों में से कोई एक हो गया, या तो रिपीट हो जाए या तो टर्मिनेट हो जाए, तुरंत वो क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। तो आया बात समझ में? तो अगर करड़ी के बेस पे रहेगा तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, आपकी परिमेय संख्याएं होंगी, भले ही वो करड़ी में होंगी। आया बात समझ में? और अगर यह दशमलव के बेस पर अगर आप बताते हैं कि परिमेय कौन होगा, अपरिमेय कौन होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो संख्याएं हैं, जो दशमलव के बाद संख्याएं हैं, वो अनंत तक जा रही हैं कि नहीं। तो अगर संख्याएं अनंत तक जाएंगी और उसके साथ साथ रिपीट नहीं होंगी तब हम लोग उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। और अगर यह अनंत तक जा रही हैं लेकिन संख्याएं रिपीट कर रही हैं तो वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। और अगर दशमलव के कुछ स्थानों तक जाते जाते संख्याएं कट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्याएं। आया बात समझ में? तो हमें लगता है कि अपरिमेय संख्या आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जरा देखिए ये जो आपका परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या में कुछ संख्या ऐसे हैं जो बटे के रूप में दिख रहे हैं और कुछ संख्या ऐसे जो बटे के रूप में नहीं दिख रहे हैं। तो जो बटे के रूप में दिख रहे हैं उसको एक अलग नाम से पुकारते हैं और जो बटे के रूप में नहीं दिख रहे हैं उसको अलग नाम से पुकारते हैं। तो जरा देखा जाए तो ये जो आपको बटे के रूप में दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं भिन्न, और जो बटे के रूप में नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। आया बात समझ में? तो देखिए जरा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का जो दो खंड है उसका पहला भाग है वो भिन्न और जो दूसरा भाग है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है। अब देखिए ये जो भिन्न है, भिन्न में क्या होता है, आपको जो संख्याएं दिखेंगी ना वो एकदम एग्जैक्ट बटे के रूप में दिखेंगी। जैसे ये ले लीजिए 3/5, 4/7, ऐसे डाट डाट करके ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं, ये सभी की सभी संख्याएं भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि ये एग्जैक्ट बटे के रूप में दिख रहा है। अच्छा ये जो दशमलव में संख्याएं होती हैं ना, ये भी क्या होती हैं, ये भी भिन्न ही होती हैं। जैसे हम बोले कि बताइए ये 0.3 ये भिन्न है कि नहीं, तो ये भिन्न है भैया। क्यों? क्योंकि जब आप दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगा है। तो देखिए ये 3/10 आ गया। ठीक है ना। तो जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वो भी भिन्न ही होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा क्या होगा, पहला तो जो बटे में दिख रहा था वो तो हमने भिन्न के कैटेगरी में डाल दिया। बाकी के जो बटे में नहीं दिख रहे हैं वो उसको किसके कैटेगरी में डालेंगे, पूर्णांक के कैटेगरी में डालेंगे। तो ये मान लीजिए ये इधर लिख देते हैं। तो -3, -2 ऐसे डाट डाट करके बहुत सारे होंगी, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे डाट डाट करके चलता जाएगा। ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। अब देखिए अब इस पूर्णांक में कुछ संख्याएं माइनस के साथ दिख रही हैं और कुछ संख्याएं क्या है, प्लस के साथ दिख रही हैं और उसमें 0 भी इंक्लूड है। तो जो संख्याएं माइनस में दिख रही हैं, अच्छा माइनस को क्या बोलते हैं, ऋण भी बोलते हैं। और जो आपका इधर प्लस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग धन भी बोलते हैं। तो ये जो माइनस में है इसको हम लोग ऋण भी बोलते हैं और चूंकि यह पूर्णांक भी है इसीलिए ये जो माइनस वाले होते हैं इसको हम लोग ऋण पूर्णांक बोलते हैं। तो अब इस पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा जाएगा। जो पहला होगा वो आपका होगा ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और बाकी के जो शेष बचेंगे तो देखिए यहाँ तक माइनस है, ये सभी के सभी ऋण पूर्णांक हो गए और इधर ये इधर वाले क्या हो जाएंगे, इनको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है ना। तो ऋण पूर्णांक में कौन से हो जाएंगे, तो -1 हो जाएगा, -2, -3 ऐसे डाट डाट करके माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे डाट डाट करके होता रहेगा। तो जैसे देखिए ऋण पूर्णांक था तो ऋण पूर्णांक 1 से स्टार्ट हो रहा था और सभी के आगे माइनस चिन्ह था। वैसे ही यहाँ पे देखिए 1 से ये भी स्टार्ट होंगे और चूंकि इन सभी के आगे धन के चिन्ह है, प्लस के चिन्ह है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धन पूर्णांक बोलेंगे। तो इस 0 को अगर छोड़ देंगे तो जो बाकी के शेष बचेंगे उन सभी के आगे प्लस चिन्ह है और चूंकि ये सभी के सभी इसी पूर्णांक के भाग थे, ठीक है ना, तो इसीलिए इनको क्या नाम दे देते हैं, धन पूर्णांक। तो इसलिए अब इसको दो भागों में हम लोग बांट देंगे। ठीक है ना। तो एक भाग आपका शून्य हो जाएगा और जो दूसरा भाग होगा वो आपका हो जाएगा धन पूर्णांक। क्या होगा भाई, धन पूर्णांक। आया बात समझ में। और इसी धन पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। आया बात समझ में। अब ये कहाँ से कहाँ तक होंगी, तो 1 से स्टार्ट होंगी और इनफाइनाइट तक जाएंगी। आया बात समझ में। अब चलिए अब बात करते हैं आगे। अब देखिए जो प्राकृतिक संख्या चाहे धन पूर्णांक दिख रहे हैं, इनमें बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जो अपने एक अलग अलग स्वरूप में दिख रही हैं, उसी के बेस पे हम लोग क्या बोलेंगे, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ऐसे करके दिख रही हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, क्योंकि सम संख्या का परिभाषा क्या होता है, जो 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है। वैसे देखिए इसमें कुछ संख्या ऐसी हैं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, तो जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसको हम लोग विषम संख्याएं बोलते हैं।
अब कुछ संख्या इसमें ऐसी होंगी जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, तो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। कुछ संख्या इनमें ऐसी होंगी जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन सब के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैटेगराइज कर देंगे। तो इनको हम कैटेगराइज करेंगे तो इनको 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। जो पहला होता है वो होता है सम, जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं विषम, और जो तीसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य, और जो चौथा होता है उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, और जो पांचवा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सम अभाज्य, और जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण संख्या। अब समझिए सम संख्या क्या होती है, अभी हमने बताया, फिर दोबारा बता देते हैं। जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, अर्थात विभाजित हो जाए, अर्थात कह सकते हैं शेषफल 0 बचे, उनको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। ये क्या होंगी, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ऐसे डट डट करके जाएगा। अब विषम संख्या क्या होंगी, तो जिनमें हम 2 से भाग दें तो रिमाइंडर 1 बचे, अर्थात कह सकते हैं कि जिनमें 2 से भाग देने पर विभाजित ना हो, उनको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, ऐसे डट डट करके। देखिए इन सभी में आप जब 2 से भाग देंगे ना तो आपको रिमाइंडर 1 बचेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि एक भी विषम संख्याएं हैं, तो देखिए यहाँ पे जो परिभाषा बनाया गया है वो 2 के बेस पे बनाया गया है कि जब आप 2 से भाग देते हैं और ये ऑलरेडी 1 है तो इसके परिभाषा में तो आ नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग 1 को यहाँ पे नहीं लेंगे। लेकिन हर किताब में हर जगह क्या मिलता है, आपको एक विषम संख्या देखने के लिए मिलता है, तो फिलहाल हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर परिभाषा के दृष्टि देखा जाए तो ये 1 आपका विषम संख्या नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे किताब में दिया है तो हम लोग भी यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जिनके 2 केवल गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या फिर इसको दूसरे परिभाषा से समझिए, वे संख्याएं जो 1 से कटे और खुद से कटे, उनको हम लोग अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरह से आप परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा परिभाषा क्या हो जाएगा, जो संख्याएं केवल 1 से कटे और खुद से कटे उनको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, ऐसे डट डट करके। ये सभी के सभी संख्याएं जो हैं वो क्या होंगी, ये सभी के सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होंगी। क्यों, क्योंकि ये या तो 1 से कटेंगी या तो खुद से कटेंगी, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेंगी। तो देखिए 2 1 से कटेगा और खुद 2 से भी कटेगा, ये 3 1 से कटेगा, खुद 3 से कटेगा, ये 5 1 से कटेगा और खुद 5 से कटेगा। ऐसे यहाँ पे जितनी भी संख्या हम लिखे हैं ये सभी के सभी क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। अब ये देखिए अभाज्य संख्याएं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें से केवल 1 को छोड़ करके बाकी के सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। कोई भी आप संख्या ले लीजिए, क्यों, क्योंकि भैया अगर सम होगा तो 2 से विभाजित हो जाएगा, और जब 2 से विभाजित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अभाज्य तो रह नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी के सभी विषम होती हैं, बस 1 को छोड़ करके, वो है 2। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए हैं, एक सम अभाज्य ले लिए हैं, वो केवल क्या होता है, 2 होता है, ठीक है ना। अब चलिए भाज्य में आते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। या फिर अगर इसका परिभाषा दूसरे तरह से देना चाहें तो दे सकते हैं, वे संख्याएं जो 1 से कटें, खुद से कटें और किसी और से भी कटें, उनको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, वैसे ही 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे डट डट करके। देखिए 4 क्या है, इनके 3 गुणनखंड हैं, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। वैसे 6 ले लीजिए, तो 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो देखिए इसके 4 गुणनखंड होंगे। वैसे 8 देख लीजिए, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, इसके भी 4 गुणनखंड होंगे। यानी कि जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये जो भाज्य संख्याएं होती हैं ये सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं। जैसे देखिए 9 आपका विषम है और 8 आपका सम है, ठीक है ना। तो ये बातें हैं, और सम अभाज्य तो समझ ही गए। अब आते हैं संपूर्ण संख्या में। तो संपूर्ण संख्या क्या होती हैं, जिन संख्या के गुणनखंडों को जोड़ने पर उस संख्या का दोगुना मिल जाए उनको हम लोग संपूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं 6। देखिए 6 के कितने गुणनखंड, तो 6 के 4 गुणनखंड, एक तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा और चौथा 6 होगा। अब इन गुणनखंडों को जब आप जोड़ेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12। अब ये जो 12 है इस संख्या का दोगुना है कि नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ है।
तो जब यह संख्या का दोगुना हमको मिल गया तो इसी संख्या को हम लोग कौन सी संख्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या बोलेंगे। संपूर्ण संख्या की यही परिभाषा होता है कि ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों को जोड़ने पर उस संख्या का दोगुना मिल जाए, उस संख्या को हम संपूर्ण संख्या बोलते हैं। तो संपूर्ण संख्या का एक एग्जाम्पल 6 हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी संख्याएं होंगी, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये हमने आपको बताया पूरा का पूरा संख्या के बारे में कि कौन सी संख्या को किससे डोनेट करते हैं या फिर कैसा दिखता है। तो देखिए, जो कड़ी में दिखेगा उसको हम लोग अपरिमेय बोलेंगे, जो कड़ी में नहीं दिखेगा उसको परिमेय बोलेंगे, यानी कि उसके बेस पर हम लोगों ने पूरा का पूरा परिभाषा लिखा। अब देखिए, अब कहीं कहीं पे क्या होता है, या फिर इसमें तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप कक्षा 11 में जाएंगे तब आपको इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे आप रैखिक और समीकरण पढ़ते हैं, चाहे कंडीशन वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आपको नहीं दिखेगी। उसके लिए क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, किसी पर्टिकुलर क्या कर लेते हैं, अक्षर का प्रयोग कर लेते हैं, और उससे हम समझ जाते हैं कि बस हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कौन सी अक्षर होती है और उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ये सब देख लेते हैं, किनको डिनोट करते हैं। तो देखिए, ये जो आपका वास्तविक संख्या होता है इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अगर कहीं कैपिटल आर दिख जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि बस इसी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। वैसे ही ये जो आपका समृद्ध संख्या है, इस समृद्ध संख्या को जेड से डिनोट करते हैं और इसमें ऐसे बीच में फाड़ देते हैं, ठीक है ना। काल्पनिक संख्या की कोई बात ही नहीं है। वैसे देखिए, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और जो अपरिमेय संख्या होता है इसको हम लोग क्यू डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये है आपका पूर्णांक। जो पूर्णांक होता है, इस पूर्णांक को हम लोग आई से या जेड से डिनोट करते हैं, क्योंकि पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर, तो इंटीजर का पहला अक्षर आई, और वैसे ही जेड से भी डिनोट करते हैं। और ये देखिए, जो ऋण पूर्णांक है, अब देखिए ये आई है और जेड है तो ये केवल पूर्णांक, ये आई है और जेड है तो केवल पूर्णांक। अब हमको ऋण पूर्णांक चाहिए तो इसके ऊपर ऐसे ऋण का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये हो जाता है ऋण पूर्णांक। आया बात समझ में, ठीक है। ये देखिए पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, और होल नंबर का पहला अक्षर है डब्ल्यू, इसीलिए इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए धन पूर्णांक है या फिर प्राकृतिक संख्या, तो देखिए अगर ये आई है या जेड है तो ये तो केवल होगा पूर्णांक, लेकिन अगर इसके ऊपर प्लस लगा देंगे यानी कि धन का चिन्ह लगा देंगे तो ये धन पूर्णांक हो जाएंगे। और चूंकि ये इसके साथ साथ ये प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का पहला अक्षर है एन, तो इसको हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं। अब ये देखिए सम संख्या और विषम संख्या है, इनकी परिभाषाएं जो है कि अलग अलग होती हैं। कहीं कहीं पे मानते हैं सम संख्या को 2x, 2x+2, 2x+4 ऐसे करके मानते हैं, कहीं पे सम संख्याओं को x, x+2, x+4 ऐसे मानते हैं। तो यहाँ पे निश्चित नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको किसी निश्चित अक्षर से नहीं डिनोट करते हैं। जबकि जिनको हम लोगों ने निश्चित अक्षर से डिनोट किया, इसके जो लिखने का तरीका है या फिर कहें कि जो पढ़ने का तरीका है, जो डिनोट करने का तरीका है, वो यूनिक है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे यूनिक अक्षर से डिनोट किए हुए हैं। आया बात समझ में। अच्छा, अब यहाँ पे समझ लीजिए, अगर कहीं पर आपको ये आई और जेड मिल जाए, इसका मतलब क्या समझेंगे कि वो पूर्णांक की बात कर रहा है। और पूर्णांक कौन होते हैं, तो निगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं, और जीरो भी होते हैं। वैसे कहीं पे डब्ल्यू मिल जाएगा तो क्या समझेंगे, ये पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डाट करके कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। वैसे ही अगर कहीं आई प्लस चाहे जेड प्लस चाहे एन मिल जाएगा, इसका मतलब क्या समझेंगे, प्राकृतिक संख्या चाहे धन पूर्णांक समझेंगे। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे पूरा का पूरा हमने बता दिया आपको। तो यही था पूरा का पूरा संख्याओं के बारे में, ठीक है ना। तो कक्षा 10 के पहले चैप्टर में संख्या पद्धति देने का यही उद्देश्य था कि वह आपसे या फिर आपको इस संख्या के बारे में पूरा का पूरा बताना चाहता था कि आप समझ लीजिए कि संख्याएं क्या होती हैं। ये आगे आने वाले बहुत काम आएंगे, ठीक है ना।